दोस्तों, चौहान वंश सीरीज पार्ट 2 में मैं राहुल शर्मा प्रत्यक्ष एकेडमी के साथ आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और पार्ट 1 में अपन यहां तक पढ़ चुके थे कि किस तरह से जालौर में चौहान वंश की स्थापना हुई है और कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन से स्रोत ऐसे हैं जो जालौर के इस चौहान वंश के बारे में अपने को जानकारी देते हैं, और यहाँ पर कौन कौन से शासक हुए और किसने जालौर वंश में चौहानों की स्थापना की है, जालौर के चौहान आए किस शाखा से, और इतना तक पढ़ चुके थे कि जालौर के चौहानों को सोनगरा चौहान क्यों कहते थे, और उसी वंश में कौन कौन से शासक हुए ये जानकारी भी मैं आपको दे चुका था। अब जो शासक हुए उनका विस्तारित रूप से अपन अध्ययन करेंगे, एक एक शासकों को पढ़ेंगे। और मैं पार्ट 1 में आपको बता चुका था कि यहाँ के जो प्रमुख शासक है वो फर्स्ट और लास्ट है। पहला है कृतिपाल, जिसने यहाँ चौहान वंश की स्थापना की है, और यहाँ का जो अंतिम शासक हुआ कान्हड़देव सोनगरा, उसके बारे में अपने को गहन अध्ययन करना है। बाकी जो शासक है समर सिंह, उदय सिंह, चोचिंग देव, सामंत सिंह, इनके बारे में अपन थोड़ा जो प्रश्न बनने लायक है वो पढ़ेंगे। बाकी जो आपके मेन प्रश्न जहाँ से बनते हैं इस चौहान वंश इस सीरीज से, वो है आपका मेन कृतिपाल और कान्हड़देव सोनगरा। तो फिर अगेन मैं आपका स्वागत करता हूँ चौहान वंश पार्ट 2, जालौर का चौहान वंश। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर चुका था कि यहाँ का चौहान वंश का संस्थापक कौन है। पार्ट 1 देखा होगा तो आपके माइंड में पूरी स्टोरी आ गई होगी कि कैसे नाडोल से मेवाड़ का संबंध, मेवाड़ से कैसे जालौर में किसको किसने हराया। वो पार्ट 1 देखने के बाद आपके दिमाग में पूरी स्थिति क्लियर हो चुकी होगी। तो पार्ट 2 में कंटिन्यू करता हूँ कि यहाँ का जो चौहान वंश का जो प्रथम शासक है, जालौर के चौहान वंश का जो प्रथम शासक है वो है आपका कृतिपाल चौहान। दोस्तों, कृतिपाल चौहान के बारे में पार्ट 1 में विस्तारित रूप से मैं बता चुका हूँ कि कहाँ से आया था, किस पर आक्रमण किया और किस प्रकार इसने जालौर को अपने अधीन किया है। वो सारी बातें अपने पार्ट 1 में हो चुकी थी, और पार्ट 2 में इसको कंटिन्यू करते हैं कि इससे और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले है कृतिपाल चौहान। ये पहला प्रश्न है, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक जालौर के चौहान वंश का संस्थापक और कब स्थापना की थी? तो 1181 में इसने जालौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। जालौर के परमार शासक कुंतपाल और वीर नारायण पवार, जालौर के परमार शासक, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जालौर के परमार शासक, यानी कि चौहानों की वंश की स्थापना से पूर्व जालौर पर किसका अधिकार था, कौन से वंश का था? तो वो थे परमार। और परमार शासक कौन थे यहाँ पर? कुंतपाल और वीर नारायण पवार। इन दोनों को हराकर जालौर में चौहान वंश की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन है? तो ये है आपका कृतिपाल चौहान। किसका पुत्र था? तो नाडोल शाखा है, नाडोल शाखा के अलहन का पुत्र। पार्ट 1 में बता चुका हूँ, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैं नाडोल के अलहन का पुत्र था, और उसी ने यहाँ पर परमार शासक वीर नारायण को हराकर यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की थी। और एक बात और मैं पार्ट 1 में बता चुका था कि इस जालौर के चौहानों को अपन सोनगरा चौहान क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अजमेर के चौहान है, रणथंभौर के चौहान है, नाडोल के चौहान है और जालौर के चौहान है। इन चौहानों में सिर्फ ये शाखा एक ऐसी है जहाँ के शासकों को अपन सोनगरा चौहान कहते हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि जालौर का पुराना नाम जाबालीपुर, बिजोलिया शिलालेख से अपने को जानकारी मिलती है। उसके बाद यहाँ पर जो जालौर में जो कृतिपाल ने चौहान वंश की स्थापना करने के बाद जो किला बनाया उसको स्वर्णगिरी और सोनगढ़ भी कहते हैं, और उसी सोनगढ़ का अपभ्रंश रूप है सोनगरा, इसलिए यहाँ के चौहानों को अपन सोनगरा चौहान कहते हैं। तो पहला प्रश्न ये है आपके, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कृतिपाल। और कृतिपाल किसका पुत्र था? तो नाडोल के अलहन का पुत्र। और एक चीज़ और मैं पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ कि ये जो अलहन था किसका सामंत था? तो गुजरात के चालुक्य शासकों का सामंत था अलहन, और उसी का पुत्र हुआ कृतिपाल, और इसी ने यहाँ पर जालौर में चौहान वंश की स्थापना की। उसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है, मुहुणोत नैन्सी
इस लेखक के बारे में, इस साहित्यकार के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी पार्ट 1 में दे चुका हूँ। वही मूणोत नैन्सी है जिसकी पुस्तक है नैन्सी ख्यात। उसमें इस कृतिपाल के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। इसने कहा है कि तू एक महान शासक, बस इतना सा कहा है कि तू एक महान शासक। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न इस टाइप से बन सकते हैं कि तू एक महान शासक कौन से शासक के बारे में कहा गया है, तो वो आपका झालोर का कृतिपाल। किसने कहा है, तो वो है मूणोत नैन्सी। मूणोत नैन्सी कौन था, पूरा पार्ट 1 में जानकारी दे चुका हूँ। और किस पुस्तक में कहा है, तो नैन्सी ख्यात। क्योंकि मैंने बताया आपको पार्ट 1 में कि नैन्सी ने 2 पुस्तकें लिखी है, मारवाड़ परगनारी विगत और नैन्सी ख्यात। और ये भी बताया है कि अपने को झालोर की जो प्रमुख जानकारी देने वाले स्रोत कौन कौन से, तो सबसे पहली पुस्तक इसी की आती है नैन्सी ख्यात, जो अपने को झालोर के चौहानों के बारे में अपने को विस्तृत जानकारी देती है। तो उसी में इसने एक बात कही है कृतिपाल के लिए कि तू एक महान शासक। फिर मैंने पार्ट 1 में जो बताया वो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कृतिपाल के समय, इसके समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो इसके समय मेवाड़ का शासक यानी कि कृतिपाल के समकालीन, तो इसके समय मेवाड़ का जो शासक था वो था सामंत सिंह। लेकिन दोस्तों एक बात आपके दिमाग में क्लियर कर लो कि जिस समय मेवाड़ का शासक सामंत सिंह था, उस समय झालोर में कृतिपाल नहीं आया था, ये नाडोल में ही था। और वो ही अलहड़ के बाद गुजरात के सामंतों, गुजरात के जो चालुक्य शासक उनका सामंत बनने वाला था। लेकिन जब ये वहाँ का सामंत बना, उसी समय इसने मेवाड़ के सामंत सिंह पर आक्रमण किया था। और सामंत सिंह ने इससे जान बचाकर उदयपुर से आकर वागड़ में आया और वागड़ में नई रियासत की स्थापना की, वागड़ रियासत। और उसके बाद बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया था। यानी कहने का मतलब मेवाड़ पर भी आक्रमण किसने किया था, तो भी कृतिपाल झालोर वाला ही है। और किस पर आक्रमण किया था, तो सामंत सिंह पर। नंबर 4, झालोर के किस शासक को हराकर और किस वंश को हराकर इसने यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना की, तो चौहान वंश की स्थापना होने से पूर्व यहाँ पर परमारों का शासन था। परमारों का शासन। और यहाँ का जो परमार शासक था उसका नाम था, जैसे 2 शासकों के नाम आते हैं, एक का नाम आता कुंतपाल और दूसरे का नाम आता है वीर नारायण। इनको हराकर कृतिपाल ने, इनको हराकर झालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो इस डायग्राम से आपके जो मेन कृतिपाल से जो प्रश्न बन सकते हैं, वो पहला ही प्रश्न है कि झालोर में चौहान वंश का संस्थापक कृतिपाल चौहान कब, 1181 में। मूणोत नैन्सी ने कितु एक महान शासक कहा है इसे। मेवाड़ के सामंत सिंह पर इसने आक्रमण किया था। और यहाँ के जो झालोर के जो परमार शासक थे कुंतपाल और वीर नारायण, इन दोनों को हराकर इसने झालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। और इसके शासनकाल की बात करें तो मात्र इसने 1181 से 1182 तक ही शासन किया है। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु होने के बाद अगला शासक बनता है इसका बेटा समर सिंह। फिलहाल कृतिपाल के बारे में इतनी जानकारी है। तो दोस्तों कृतिपाल के बारे में अपने विस्तृत से पढ़ा है। अब इसके बाद इस वंश में अगले कौन कौन से शासक हुए उन पर एक बार नज़र डाल देते हैं। कृतिपाल के बाद यहाँ का अगला शासक हुआ समर सिंह। और समर सिंह ने यहाँ पर शासन किया 1182 से 1205। समर सिंह के बाद यहाँ का जो अगला शासक हुआ वो है उदय सिंह। और उदय सिंह का शासनकाल माना जाता है 1205 से 1257। इसके बाद यहाँ का अगला शासक हुआ चोचिंग देव। और चोचिंग देव का जो समय काल माना जाता है वो 1257 से 1200
बयासी। उसके बाद यहाँ का अगला शासक हुआ सामंत सिंह। और सामंत सिंह का शासनकाल 1282 से 1296। और इसके बाद यहाँ का अंतिम और सबसे प्रतापी शासक हुआ कान्हड़ देव सोनगरा। और कान्हड़ देव सोनगरा का जो समयकाल शासनकाल है वो है 1296 से 1311। 1296 से 1311। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ मैं। कृतिपाल 1181 में जालौर में चौहान वंश की स्थापना की। 1182 तक यानी 1 वर्ष शासन किया। उसके बाद समर सिंह 1182 से 1205, उदय सिंह 1205 से 1257, चोचिंग देव 1257 से 1282, सामंत सिंह 1282 से 1296 और कान्हड़ देव सोनगरा 1296 से 1311। दोस्तों, जो कृतिपाल और कान्हड़ देव, इनके बीच में जो शासक, 4 शासकों के नाम है समर सिंह, उदय सिंह, चोचिंग देव और सामंत सिंह। इनको एक तरह से अपन गौण माने तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से अभी तक कोई प्रश्न बना नहीं है। लेकिन बनेगा, अगर बनने जैसा कोई प्रश्न होगा तो मैं पहले कान्हड़ देव सोनगरा के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको कि अगर झालोर रियासत से अगर 100 प्रश्न बनते तो 90 प्रश्न एकमात्र कान्हड़ देव सोनगरा से ही बन सकते हैं। और जो बचे कुछ 8-10 प्रश्न है वो कभी समर सिंह, उदय सिंह, चोचिंग देव और सामंत सिंह से बनते। तो सबसे पहले कृतिपाल के बाद अपन सीधा कान्हड़ देव सोनगरा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो चौहान वंश पढ़ रहे अपन, वो मेन पढ़ने का कारण ही अपना कान्हड़ देव सोनगरा, ये मान लो आप। क्योंकि ये नहीं होता तो झालोर का जो चौहान वंश है वो शायद 1 पेज में नहीं पढ़ जाता। लेकिन जो अपन पढ़ रहे हैं उसका मेन कारण ही कान्हड़ देव सोनगरा है। अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसका कैसा संघर्ष रहा है उसको पढ़ने के बाद फिर बाद में जानकारी में इनके बारे में, समर सिंह के बारे में, उदय सिंह के बारे में, चोचिंग देव के बारे में और सामंत सिंह के बारे में जो बने जैसे प्रश्न है वो आपको मैं जानकारी बाद में दे दूंगा। फिलहाल अपन इसके बाद सीधा पढ़ेंगे कान्हड़ देव सोनगरा। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप एक चीज़ और देखोगे, 1296, शायद आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने रणथंभौर पढ़ा है तब। अगर रणथंभौर का पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने देखा है तो 1296 से सन से आप दिमाग पर थोड़ा जोर डालोगे, आपको क्या याद आ रहा है। और मेरे वीडियो नहीं देखे किसी ने, पार्ट 1 और पार्ट 2 रणथंभौर का इतिहास प्रत्यक्ष चैनल के माध्यम से ही जो अपलोड किए गए थे। और अगर फिलहाल कोई और जानकारी से भी पढ़ा हुआ है तो भी 1296 शायद आपके दिमाग में नहीं आ रहा। मैं बता दूं कि 1296 में दिल्ली का शासक जलाउद्दीन खिलजी, और उसी जलाउद्दीन खिलजी को मारकर वहाँ का शासक बन गया था अलाउद्दीन खिलजी 1296 में ही। और इधर झालोर में शासक कौन बना 1296 में? कान्हड़ देव सोनगरा का। तो आपके दिमाग में बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जिस तरह से रणथंभौर के हमीरदेव चौहान का पूरा संघर्ष अलाउद्दीन खिलजी के साथ चला है, उसी तरह से कान्हड़ देव सोनगरा का अगर संघर्ष चलेगा दिल्ली के सुल्तान के साथ तो सुल्तान होगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि सन से स्पष्ट हो जाना चाहिए, 1296 में कान्हड़ देव सोनगरा भी शासक बना और 1296 में ही दिल्ली की राजगद्दी पर जलाउद्दीन खिलजी को मारकर कौन बैठा दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी। अब पूरी डिटेल्स अपन कान्हड़ देव सोनगरा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कृतिपाल के बाद अपन सीधा अगला शासक पढ़ने जा रहे हैं कान्हड़ देव सोनगरा, जो शासक बना था 1296 में, और 1296 से 1311 तक इसका शासनकाल रहा है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि 1296 में दिल्ली की राजगद्दी पर दिल्ली का सम्राट बना था अलाउद्दीन खिलजी। तो इस कान्हड़ देव सोनगरा का जो पूरा संघर्ष चला है वो चला है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। फिलहाल मैं बताता हूँ आपको कि ये दिल्ली लिख रहा हूँ मैं, और दिल्ली शासक इस समय अलाउद्दीन खिलजी, और ये भी शासक बना 1296 में। इत्तेफाक देखिए आप कि 1296 में ही जालौर का शासक कान्हड़ देव सोनगरा बना, और उधर दिल्ली में 1296 में ही अपने चाचा, अपने ससुर जलाउद्दीन खिलजी को मारकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बनता है। तो वही अलाउद्दीन खिलजी की जो साम्राज्यवादी नीति है, अपना साम्राज्य बढ़ाने की नीति, मेन अलाउद्दीन खिलजी के
द्वारा जो राजपूत शासकों पर आक्रमण किए गए हैं, उन आक्रमणों का प्रमुख कारण माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। दोस्तों, जो कानड़देव सोनगरा का अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो संघर्ष रहा है वो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो पता चलेगा आपको कि इस कहानी के माध्यम से आप इसको कैसे याद करते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो किताबें पढ़ी उसमें केवल इतना ऐसा दे रखा हो कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन युद्ध का कारण क्या रहा वो एक एक कहानी के माध्यम से क्रम वाइज बताऊंगा। तो इसको पूरा देखोगे तो शायद आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। दोस्तों, तो देखते हैं कि कानड़देव सोनगरा का ऐसे क्या कारण रहा जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसका संघर्ष हुआ। ऐसी कौन सी आपदा आ गई कानड़देव सोनगरा के ऊपर कि इसको खिलजी के साथ युद्ध करना पड़ा, या खिलजी ने इसके ऊपर आक्रमण क्यों किया। तो कहीं ना कहीं कुछ जो कहानी है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज पूरी क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले बात वही दोस्तों ध्यान दो कि 1296 में यहाँ का शासक कानड़देव सोनगरा और वहाँ दिल्ली का शासक बन के बैठा अलाउद्दीन खिलजी। तो एक डायग्राम के माध्यम से, एक मैप के माध्यम से मैं आपको पहले बता दूं। ये आपका राजस्थान, क्योंकि मैप बनाना मेरे को आता नहीं है तो आप ऐसे समझ लें इसको कि ये राजस्थान है, और वैसे मान के अपन कुछ भी कर सकते हैं, समझ में आना चाहिए अपने को। और ये आपका यहाँ पर जालौर, ये जालौर और ये राजस्थान। तो एक बार आप अपने दिमाग में राजस्थान का मैप लाओ और यूँ देखो कि इस राजस्थान के मैप के आजू बाजू ऊपर नीचे कौन कौन से राज्य हैं। तो आपके दिमाग में अगर राजस्थान का मैप आ गया होगा तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर तो है आपका गुजरात, और ये मध्य प्रदेश एमपी, जिसको मालवा वाला क्षेत्र बोलते हैं। ऊपर पंजाब हरियाणा है ये, और पंजाब हरियाणा से आगे की इधर यूपी, और पंजाब हरियाणा से आगे की बात करें, थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यहाँ पर है आपका दिल्ली। मैप को ध्यान से देख ले, ये राजस्थान का झालोर, और झालोर से जस्ट लगता हुआ राज्य आपको गुजरात, थोड़ा साइड में मालवा, और ऊपर बात करते यूपी, पंजाब हरियाणा, और थोड़ा सा ऊपर दिल्ली। इस दिल्ली में बैठा है आपका अलाउद्दीन खिलजी, और झालोर का जो शासक है वो है आपका कान्हड़ देव सोनगरा। तो ऐसा क्या कारण रहा कि इन दोनों के बीच में कोई युद्ध हुआ, कोई संघर्ष हुआ, और कौन विजय रहा। तो उस पूरी घटना को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, और वो कहानी कोई मेरी मन घड़त नहीं है। जो जालौर का इतिहास, जालौर का चौहान वंश, इसके बारे में अपने को जो जानकारी देते, जो स्रोत मैंने पार्ट 1 में बताया है कि इन स्रोतों के माध्यम से अपने को जालौर का इतिहास मिलता है, उन्हीं स्रोतों के माध्यम से, उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से जो बातें सामने हैं उनको मैं आपके सामने कहूँगा। कोई मन घड़त कहानी नहीं समझे इसको। वापस दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर कानड़देव सोनगरा, ये गुजरात, ये मालवा, वो आपका दिल्ली। तो इस अलाउद्दीन खिलजी की एक आदत कहो या शौक कहो या कुछ भी कहो, इसकी एक नीति थी साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति, साम्राज्यवादी नीति का मतलब ये है कि अपना साम्राज्य बढ़ाना। ये न केन प्रकारण मेरे को दिल्ली में नहीं रहना, मेरे को दिल्ली से इधर हरियाणा भी जाना है, यूपी भी जाना है, राजस्थान भी जाना है, झालोर भी जाना है, गुजरात भी जाना है, मालवा भी जाना है। ये मान लो आप साम्राज्यवादी नीति, यानी अपना साम्राज्य बढ़ाना है और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसको मैं सफाया करता जाऊँगा। ऐसी नीति थी अलाउद्दीन खिलजी की। अब झालोर की बात करें तो झालोर में उस समय था कानड़देव सोनगरा, और उसी समय गुजरात में एक शासक था जिसका नाम था कर्ण, यानी गुजरात के शासक का क्या नाम था? कर्ण।
और पहले ऐसे होता था दोस्तों कि अगर किसी के भी किसी शासक से कुछ चुभ गई है तो वो उसके दुश्मन के साथ मिल जाता था। माना कि जैसे कि कानड़देव सोनगरा और कर्ण दोनों मित्र है और कानड़देव सोनगरा का दुश्मन अलाउद्दीन खिलजी है। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं। माना कि इस कर्ण के इस कानड़देव सोनगरा से कोई थोड़ी सी बात चुभ गई तो ये सीधा इसके साथ मिल जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के साथ। यानी ऐसा होता रहा है राजपूत इस इतिहास में। तो यहाँ भी कुछ घटना ऐसी ही है कि कर्ण और इस कर्ण का एक मंत्री था, इसका नाम था माधव। कर्ण के मंत्री का नाम था माधव और इस कर्ण और माधव के बीच में कुछ बात हो गई, कुछ अनबन हो गई। तो देखो शासकों की तो बात छोड़ो दोस्तों, पहले एक मंत्री संतरी ने ऐसे भी अगर शासकों से नाराज हो जाते थे तो उस शासक का सफाई करवाने के लिए वो अपने दुश्मन के साथ मिल जाते थे। तो गुजरात का शासक कर्ण और कर्ण का जो मंत्री था माधव, उस माधव की इस कर्ण से कोई अनबन हो गई तो ये चुपचाप यहाँ से निकला और सीधा चला गया दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी के पास में। और खिलजी की तो ऑलरेडी पहले से नीति थी, साम्राज्यवादी नीति, तो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था। तो उस माधव ने जाकर कहा कि आप दिल्ली तक मत रहो और गुजरात तक आओ और अपना साम्राज्य गुजरात तक बढ़ाओ, मैं आपकी सहायता करूँगा और मेरे जो शासक है कर्ण उन पर आप आक्रमण करो और मैं आपकी सहायता करूँगा। तो अलाउद्दीन खिलजी को तो वही मौका चाहिए था दोस्तों, साम्राज्य बढ़ाना है इसको। तो अपनी इस साम्राज्यवादी नीति के अकॉर्डिंग उसने उस माधव की बात मानते हुए गुजरात के शासक कर्ण पर आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने सेना तैयार की और स्वयं नहीं जाकर अपने 2 सेनापतियों को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहे हैं और मैंने रणथंभौर पार्ट 1 पार्ट 2 में भी आपको बताया है, उन्हीं के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति प्रमुख रहे हैं। एक का नाम तो उल्लुग खां और दूसरे का नाम था नुसरत खां। और बात है दोस्तों ये 1298 की। अब आप किसी के दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि आपने तो सर पहले वीडियो में ये बताया था कि नुसरत खां तो मारा गया। तो नुसरत खां 1301 में मरा था, ये बात है 1298 की। तो 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करने की सोचा। जब ये गुजरात पर आक्रमण करता है तो इसकी सेना ऐसे होते हुए यूँ होते हुए इस रास्ते से होते चित्तौड़ से होकर गुजर जाती है गुजरात। और कर्ण से युद्ध करने के बाद इसकी सेना पहुंचती है सोमनाथ मंदिर। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल, बिल्कुल अरब सागर से सटा हुआ, बिल्कुल अरब सागर के किनारे स्थित। और ऐसा कहा जाता है कि पहले शिवलिंग जो था वो तो हवा में लटका रहता था, इतना चमत्कारी मंदिर। उस मंदिर पर इसकी सेना आक्रमण करती है अलाउद्दीन खिलजी की, उल्लुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। तो दोस्तों वहाँ से ये टोटल 5 शिवलिंग और कुछ सोना वगैरह लूटकर वापस आ रहे थे और ये वापस जाना चाहते थे वापस दिल्ली। लेकिन इन्होंने जाते टाइम अपना रास्ता बदला और अब ये इन्होंने सोचा कि आए उस रास्ते नहीं जाएंगे और इन्होंने अपना रास्ता बनाया जालौर होते हुए। तो जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना उस सोमनाथ मंदिर को लूटकर 5 शिवलिंग अपने साथ लेकर वापस दिल्ली लौट रही थी, उसी समय जालौर का शासक था कानड़देव सोनगरा। और इस कानड़देव सोनगरा के दरबार में भी या इसके भी 2 सेनापति थे। एक का नाम था, इसके 2 सेनापति, एक का नाम था जेता और एक का नाम था देवड़ा। दोस्तों ये जो 2 नाम मैंने बताए जेता और देवड़ा, ये बहुत ही कम किताबों में देखने को मिलते हैं। और जेता नाम सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा जेता कुप्पा, क्योंकि इतिहास प्रसिद्ध जोड़ी रही है जेता कुप्पा की भी। तो वो जेता अलग है, वो जेता कुप्पा की जोड़ी मारवाड़ में मालदेव के समय रही है और ये है जेता और देवड़ा इसके सेनापति। वैसे जो इतिहास में प्रसिद्ध जोड़ियाँ रही है, गोरा बादल, जयमल पत्ता, जेता देवड़ा, जेता कुप्पा, रणमल रतिपाल, तो ये कुछ जोड़ियाँ इतिहास में रही है, जिनमें से जेता और देवड़ा जो सेनापतियों की जोड़ी थी वो थी कानड़देव सोनगरा के। दोनों सेनापति थे
और जब इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना वापस गुजरात से होते हुए लौट रही थी तो जेता और देवड़ा ने इसकी लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद जो 5 शिवलिंग अपने साथ ये लेकर आए थे, इन्होंने पांचों को ले लिया और कानड़ देव सोनगरा के माध्यम से इन्होंने उस पांचों शिवलिंग को झालोर में अलग जगह स्थापित करवा दिया। तो क्लियर हो चुका होगा आपके सामने कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी की सेना उल्लू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में गुजरात जाती है, कैसे रास्ता पलटती है और झालोर में सबसे पहले इनका संघर्ष कानड़ देव सोनगरा की सेना जेता और देवड़ा से कैसे हुआ। तो कुल मिलाकर जेता और देवड़ा ये चाहते थे कि ये ऐसे भगवान महादेव की मूर्तियाँ शिवलिंग ऐसे नहीं ले जा सकते, हम राजपूतों के रहते हुए ये मुगल कभी भी दिल्ली नहीं पहुँच सकते। और उन्होंने इनके पास जो सोना वगैरह था जो सोमनाथ मंदिर से लूट कर लाए थे वो भी पूरा झालोर में रख लिया। अपनी जान बचाकर जब उल्लू खां और नुसरत खां पहुँचे अलाउद्दीन खिलजी के पास में और पूरी बात अलाउद्दीन खिलजी को बताई कि इस तरह से झालोर का जो कानड़ देव चौहान है उसने हमारी लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया, 5 शिवलिंग और सोमनाथ मंदिर से हम जो सोना लूट कर ला रहे थे वो भी झालोर के कानड़ देव सोनगरा ने हमसे ले लिया और 5 शिवलिंग की झालोर में अलग अलग जगह स्थापना कर दी। तो कुल मिलाकर यहाँ से स्टार्ट हो गई आपकी झालोर अलाउद्दीन खिलजी की दुश्मनी। तो इस तरह से कानड़ देव सोनगरा और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की दुश्मनी हो गई। लेकिन दोस्तों जो बात मैंने बताई है आपको, जो डायग्राम आपके सामने है, ये जो पूरा का पूरा डायग्राम या जो कहानी मैंने आपको बताई है इसका जो आधार है वो है आपकी पद्मनाभ की पुस्तक। इतिहासकार या प्रसिद्ध साहित्यकार हुआ एक पद्मनाभ और उस पद्मनाभ ने एक पुस्तक लिखी है और पुस्तक का नाम है कान्हड़ देव प्रबंध। कान्हड़ देव प्रबंध। उस कान्हड़ देव प्रबंध में ये पूरी की पूरी बात पद्मनाभ ने लिखी है जो मैंने आपके सामने बताई। वैसे इतिहासकारों के अलग अलग मत रहे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस तरह से इन दोनों की दुश्मनी हुई है, फिर दुश्मनी होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे आक्रमण किया इसके बारे में कुछ इतिहासकारों के अलग अलग मत है, जिसमें मैंने आपको जब झालोर पढ़ाया पहला पार्ट उसमें जो स्रोत बताए थे मोहनोत नैन्सी, फरिश्ता, आपके पद्मनाभ, अमीर खुसरो, तो जैसा भी जिस साहित्यकार ने अपना जो मत यहाँ रखा है वो एक एक मत मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा। इस झालोर के चौहान वंश में इस कानड़ देव सोनगरा में अपन एक भी बात नहीं छोड़ेंगे। अभी जो आपने डायग्राम पढ़ा है कौन दोस्तों, कौन सा राइटर कौन सा साहित्यकार बताता है? पद्मनाभ। और पद्मनाभ की प्रसिद्ध पुस्तक है कानड़ देव प्रबंध। वैसे भी रट लो इसको क्योंकि आपके सिलेबस में एक टॉपिक और है राजस्थान का साहित्य, और जो राजस्थान का साहित्य है उसमें जो पुस्तकों के लेखक और पुस्तकों के बारे में पूछते हैं तो बहुत सारी बार इस पुस्तक के बारे में पूछा गया है कि कानड़ देव प्रबंध का लेखक कौन है? पद्मनाभ। या पद्मनाभ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कानड़ देव प्रबंध। तो ये जो पूरी घटना बताई है ये बताई आपकी कानड़ देव प्रबंध में पद्मनाभ ने। बात थी ये 1298 की, इनकी दुश्मनी हो गई। अब अलाउद्दीन खिलजी भी ये चाहता था कि अब कानड़ देव सोनगरा से मेरी दुश्मनी तो हो ही चुकी है तो क्यों ना मैं झालोर को अपने अधीन कर लूँ ताकि उधर से मेरे गुजरात जाने में भी आसानी रहेगी और उधर से मेरे मालवा जाने में भी आसानी रहेगी। तो ये इसके 7 साल बाद यानी कि 1305 में, अब जो बात हो रही है 1298 की घटना हो गई, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 1305 की बात है। 1305 में यही अलाउद्दीन खिलजी इस कानड़ देव पर एक व्यक्ति से आक्रमण करवाता है और उस व्यक्ति का नाम है एन उल मुल्क। अब दोस्तों जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नाम थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, एन उल मुल्क। जब बार बार आप पढ़ोगे ना, वैसे भी ये वीडियो खत्म होगा इतनी बार मैंने आप इसको रिपीट कर दूंगा कि आप वीडियो देखोगे इतने याद हो जाएगा। एन उल मुल्क, इसके माध्यम से 1305 में कानड़ देव के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करवाता है। तो ज़्यादा कोई जन क्षति नहीं हुई, माल वाल की हानि नहीं हुई, किले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। उसका कारण ये है कि एन उल मुल्क जब यहाँ पर आक्रमण करने आया
तो कान्हाड़ देव ने आक्रमण करने की बजाय सीधे इसके साथ संधि कर ली और एन उन मुल्क ने ये संदेश खिलजी को भिजवा दिया है कि कान्हाड़ देव आपके साथ संधि करना चाहता है। और इस संधि में ये शर्त रखी गई है कि अब कोई दुश्मनी नहीं है अपनी, लेकिन इस कान्हाड़ देव सोनगरा का जो पुत्र है उस पुत्र का नाम था वीरमदेव सोनगरा। कान्हाड़ देव सोनगरा का पुत्र वीरमदेव सोनगरा इस 1305 की संधि के तहत आज से ही अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अपनी सेवाएं देगा। इस संधि में बात कही कि कान्हाड़ देव सोनगरा का पुत्र वीरमदेव सोनगरा 1305 के बाद अपनी पूरी सेवाएं मुगल सल्तनत यानी दिल्ली दरबार में देगा। लेकिन दूसरी शर्त यह भी रखी गई कि वीरमदेव राजकुमार होने के नाते दिल्ली दरबार में उपस्थित होगा, लेकिन बादशाह की सेवा करने के लिए स्वयं जालोर शासक कान्हाड़ देव सोनगरा उपस्थित नहीं होगा। कौन जाएगा दिल्ली दरबार में? वीरमदेव सोनगरा। और इस तरह से 1305 में ये संधि करने के बाद इन दोनों के बीच में एक समझौता हो गया। और एक तरह से देखो तो खिलजी की तरफ से तो दुश्मनी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि वो तो झालोर पर पूरा अपना राजपाट जमाना चाहता था। लेकिन अभी मामला ठंडा हो चुका है, क्योंकि वीरमदेव को कान्हाड़ देव ने दिल्ली दरबार में खिलजी की सेवा करने के लिए भेज दिया है। तो दोस्तों अभी बताया मैंने कि 1305 में जो एन उल मुल्क के साथ जो संधि हो गई, उसके बाद वीरमदेव उसी दिन से अलाउद्दीन खिलजी की सेवा में चला गया। लेकिन संधि की दूसरी शर्त यह थी कि कान्हाड़ देव सोनगरा स्वयं बादशाह की सेवा में उपस्थित नहीं होगा। हाँ, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार हाजिरी देने के लिए या कुछ कार्य हो तो दिल्ली दरबार में जाएगा, लेकिन कंटिन्यू लगातार वहाँ बादशाह की सेवा में उपस्थित कान्हाड़ देव सोनगरा नहीं रहेगा। उसका जो बेटा था वीरमदेव, वो ज़रूर वहाँ दिल्ली दरबार में रहेगा। वीरमदेव सोनगरा के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि अच्छा खासा लंबा जंबा और अच्छी बॉडी मेंटेन करने वाला उसका पुत्र था और खिले कमल की तरह चेहरा था उसका वीरमदेव का, यानी देखकर हर कोई मोहित हो जाए वीरमदेव के ऊपर, ऐसा पुत्र था वो। और जब वो दिल्ली दरबार में बादशाह की सेवा करने के लिए चला गया तो एक बार तो इन दोनों के बीच में जो दुश्मनी थी वो कुछ हद तक ठंडी हो चुकी थी। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, दुश्मनी तो इनकी हुई है, आक्रमण भी हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है उसके बारे में मैं आपको कंटिन्यू आगे बताता हूँ। जो स्टोरी मैंने अभी आपको बताई है वो तो कान्हाड़ देव प्रबंध यानी पद्मनाभ की पुस्तक के अकॉर्डिंग थी, जो 1305 की संधि वाली बात। अब जो एक पुस्तक और है, मैंने स्रोत में पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको, तारिख ए फरिश्ता, तारिख ए फरिश्ता राइटर का नाम इस पुस्तक में ही है। ये पुस्तक का नाम है तारिख ए फरिश्ता और इसका राइटर है फरिश्ता। तो फरिश्ता ने अपनी पुस्तक तारिख ए फरिश्ता में कहा है कि 1305 में जो संधि हो गई थी और उस संधि के बाद जब वीरमदेव को दिल्ली दरबार में भेज दिया था, लेकिन किसी कारण से एक बार 1308 में स्वयं कान्हाड़ देव सोनगरा दिल्ली गया या दिल्ली दरबार में बादशाह के वहाँ गया। जब कान्हाड़ देव सोनगरा स्वयं गया तब अलाउद्दीन खिलजी का दरबार लगा हुआ था और उस दरबार में अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया कि किसी राजपूत शासक की इतनी हिम्मत नहीं है या किसी हिंदू शासक की इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझ यानी अलाउद्दीन खिलजी के सामने या मुगल सल्तनत के सामने खड़ा रह सके। तो ये बात इस कान्हाड़ देव सोनगरा को चुभ गई, क्योंकि राजपूती खून था, इसका खून उसी समय खोल गया कि ऐसी कैसी बात कर रहा है, और एक तरह से अपमानित सा हुआ है कान्हाड़ देव सोनगरा। और इसने उसी दिन ठान लिया कि न तो अब बादशाह के सामने वीरमदेव रहेगा और ना ही मैं रहूँगा। और फरिश्ता ऐसा बताता है कि ये वीरमदेव को लेकर वापस अपने जालोर आ गया। जालोर आने का कारण क्या है दोस्तों, कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हिंदू बादशाहों की और राजपूत बादशाहों की भरे दरबार में खिल्ली उड़ाना, और ये बात इस कान्हाड़ देव सोनगरा को पसंद नहीं आई। तो वो जो 1305 में जो संधि हुई थी उस संधि को तोड़कर ये वीरमदेव को लेकर अपने जालोर आ गया। और जालोर आने के बाद
अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को अपमानित सा होते महसूस कर रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि वीरमदेव को भी साथ में ले गया, 1305 की जो संधि हुई थी उसका भी कुछ भी ख्याल नहीं रखा और भरे दरबार से वीरमदेव को उठा के ले गया। तो अब इन दोनों की दुश्मनी वापस, जो संधि के तहत जो दुश्मनी खत्म हुई थी, जो दुश्मनी ठंडी हुई थी, वो एक तरह से देखा जाए तो वापस शुरू हो चुकी है। और ये बात बताता अपने को तारीख ए फरिश्ता पुस्तक का राइटर है फरिश्ता, इसने बताया कि 1305 की संधि इस अपमान करने के कारण समाप्त हो चुकी थी और इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया। दोस्तों एक राइटर और है, पद्मनाभ फरिश्ता के बाद एक इतिहासकार और हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा झालोर पर जो आक्रमण हुआ उसका प्रमुख कारण बताते हैं। इस डायग्राम से समझना, पहले भी समझा चुका हूँ मैं कि झालोर यहाँ पर है और यहाँ पर है आपका गुजरात और यहाँ पर है आपका मालवा और ये दिल्ली। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अकॉर्डिंग या इनके अनुसार ये कहते हैं कि खिलजी ने यह सोचा कि अगर मैं झालोर पर आक्रमण कर लूँगा तो वहाँ से मेरे गुजरात लूट और मालवा लूट के लिए आसानी रहेगी। यानी कि झालोर सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण किला था, इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया। ये बात बताते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। और दोस्तों मेन जो बात है यहाँ पर आक्रमण करने की, वो मुहणोत नैन्सी ने अपनी पुस्तक नैन्सीरिक ख्यात, यानी कि 4 राइटर में बता चुका हूँ। पद्मनाभ ने क्या कहा है कि खिलजी की लौटती हुई सेना पर आक्रमण किया है। फरिश्ता ने क्या कहा है कि दिल्ली के भरे दरबार में कानड़देव सोनगरा का अपमान हुआ है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा है कि झालोर का जो किला है वो सामरिक दृष्टि से गुजरात और मालवा के निकट होने के कारण महत्वपूर्ण था। लेकिन जो चौथी बात है वो मुहणोत नैन्सी ने अपनी पुस्तक नैन्सीरिक ख्यात में कही है और अधिकांशतः उसको सही भी माना जाता है। और वो क्या बात है जो नैन्सी ने अपनी पुस्तक में कही है नैन्सीरिक ख्यात में, उसका वर्णन मैं इस सीरीज की, चौहान वंश की सीरीज की पार्ट 3 में करूँगा। पार्ट 2 में अभी तक इतना ही। चौहान वंश पार्ट 2 में डॉक्टर दशरथ शर्मा के जो इसने तर्क दिया है वहाँ तक अपन पढ़ते हैं। पार्ट 3 में जो चौथा और अंतिम तर्क है वो समझाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी और कानड़देव सोनगरा के मध्य में कैसे युद्ध हुआ, कौन विजयी रहा, इसको कंटिन्यू करेंगे अपन पार्ट 3 में। धन्यवाद।